हाँ जी, तो आज हम एक बहुत ही आसान चैप्टर शुरू करेंगे और चैप्टर का नाम है एरिया अंडर द कर्व। ओके, और आपको तो ऐसा लग रहा होगा जैसे एरिया अंडर द कर्व टॉपिक हम इसके पहले ही पढ़ चुके हैं। और कैसे, आपको मालूम है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन और कुछ नहीं, इट इज एल्जेब्रिक एरिया अंडर द कर्व। और जब हम टॉपिक पढ़ेंगे एरिया अंडर द कर्व तो हम उसमें मॉड लगा लेंगे। क्यों? क्योंकि एरिया अंडर द कर्व इज ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन से जो आंसर आता था वो या तो पॉजिटिव होता था या तो नेगेटिव होता था, और वक्त आने पर जीरो भी होता था। ओके, अब इससे पहले कि हम इस चैप्टर को एक्चुअली स्टार्ट करें और एंड भी कर दें, तो हम एक काम करते हैं। क्वेश्चन किस टाइप के होंगे जी? आपको ना एक इक्वेशन दी होगी। इक्वेशन मतलब फंक्शन की इक्वेशन। तो आप उस इक्वेशन को देख के उस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट कर लेंगे और फिर पता कर लेंगे कि आपको एरिया कहां से कहां तक निकालना है। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो जो आपका इक्वेशन है उसका जो आपने ग्राफ बनाया वो सिमेट्रिक है। तब आपको क्या करना पड़ेगा? इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग द टोटल एरिया, आप सिर्फ उसके एक पोर्शन का एरिया निकालेंगे और अपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को अकॉर्डिंगली फुलफिल कर लेंगे। कैसे? ख्याल कीजिए। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट अपन लिख रहे हैं। पहला पॉइंट क्या है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है, ओके, एंड ऑल द पावर्स ऑफ y, मतलब आपके पास जो फंक्शन की इक्वेशन गिवन है वो इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x एंड y है। वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, बाई क्वाड्रेटिक है, कुछ भी हो। मतलब आपके पास जो फंक्शन की इक्वेशन गिवन है तो आपको क्या लिखना है? इफ ऑल द, लिखना शुरू करिए यहां पे, इफ ऑल द पावर्स ऑफ y, आई रिपीट, क्या लिखा आपने? इफ ऑल द पावर्स ऑफ y इन द गिवन इक्वेशन आर इवन। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख ही देता हूं, if all the powers of y in the given equation is even, then उस इक्वेशन का जो ग्राफ है it is symmetric about x axis। मतलब ये इवन पावर ऑफ y है, इसलिए इसका जो ग्राफ बनेगा it is going to be symmetric about x axis। तो ये तो आप जानते ही हैं, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का ग्राफ जी। और फिर कोई अगर आपको बोले ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का ग्राफ है, मुझे इसका एरिया निकालना है, कहां से कहां तक? आपको एरिया निकालना है x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू a तक। तो आपको निकालना है कौन सा एरिया? ये वाला और ये वाला। पर आप क्या करेंगे? आप सिर्फ ये वाला एरिया निकालेंगे और ये वाला एरिया निकाल के ट्वाइस कर देंगे। मतलब आप क्या निकालेंगे? आपका आंसर होगा x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू a, और यहां पर क्या लिखेंगे? यहां पे लिखेंगे y dx। अब यहां पे क्यों y dx लिखेंगे वो भी आपको बताएंगे। ये तो गिवन है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो जब आपको y लिखना है तो ये 2 आ गया, ये अंडर रूट a आ गया और ये अंडर रूट x आ गया। कहने का मतलब ये आपका आंसर है। और फिर इसको इंटीग्रेट करना आपको आता है और लिमिट पुट करना आता है ये। लेकिन आपका जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो 2 टाइम्स दिस एरिया होगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? एरिया अंडर द कर्व पढ़ने से पहले पता कर रहे हैं कि कौन सा कर्व कौन से एक्सिस के बाद, एक्सिस के अबाउट कब सिमेट्रिक होगा। मतलब हम एरिया अंडर द कर्व निकालने से पहले ये पढ़ रहे हैं कि कौन सा कर्व कौन से एक्सिस के अबाउट कब सिमेट्रिक होगा। तो हमारा पहला पॉइंट क्या हो गया? हमारा पहला पॉइंट हो गया इफ ऑल द पावर्स ऑफ y। ऑल द पावर्स ऑफ y मतलब आपके उस इक्वेशन में जितने भी टर्म है जिसमें y है, उनके जितने भी पावर्स हैं अगर वो इवन है, इसका मतलब उस इक्वेशन का जो कर्व है इट इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। तो शॉर्ट में मैं बोलूंगा, आपने जो पहला पॉइंट लिखा उसका नाम क्या है? सिमेट्रिसिटी अबाउट x एक्सिस। और सिमेट्रिसिटी अबाउट x एक्सिस कैसे पहचानेंगे? अभी आपको बता दिया,
उस कर्व की जो इक्वेशन है उसमें जितने भी y के टर्म्स है सभी का पावर क्या है, इवन। इवन मतलब 2, 4, 6, 8 सो ऑन एंड सो फोर्थ। एग्जाम्पल के तौर पे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ओके, तो हमने पहला पॉइंट क्या लिख लिया, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। तो हमारा पहला पॉइंट क्या हो गया, हमारा पहला पॉइंट हो गया सिमेट्री अबाउट, पहला पॉइंट हो गया सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस। और यहां आपको क्या लिखना है, एक बार नहीं लिखा है तो लिख लीजिए। लिखा है इफ ऑल द पावर्स ऑफ y इन द गिवन इक्वेशन आर इवन देन द कर्व फॉर द गिवन इक्वेशन इज ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। पहला अपन ने लिख लिया सिमेट्री अबाउट x एक्सिस। ये अब आपको खुद से लिखना है और आप खुद से लिख भी सकते हैं। ये लिखा है सिमेट्री अबाउट y एक्सिस, तो आपको लिखना पड़ेगा क्या, इफ ऑल द पावर्स ऑफ x इन द गिवन इक्वेशन आर इवन देन द ग्राफ ऑफ दैट इक्वेशन इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये एग्जांपल लिख सकते हैं। यहां x के जितने भी टर्म है, यहां x का एक ही टर्म है और वो जो x का एक टर्म है उसका पावर इवन है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि वो 2 है कि 4 है, वो इवन है। मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा इट इज गोइंग टू बी सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। मतलब x के पावर इवन है तो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। इक्वेशन में जितने भी y के टर्म्स हैं उनका पावर इवन है तो सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। ओके, तो हमने 2 पॉइंट लिख लिए, कौन कौन से, सिमेट्री अबाउट x एक्सिस, दूसरा लिख लिया सिमेट्री अबाउट y एक्सिस। ओके, अब तीसरा है सिमेट्री अबाउट x एंड y एक्सिस। आप समझ गए, इफ ऑल द पावर्स ऑफ x एंड ऑल द पावर्स ऑफ y in the given equation are even then the graph of the given equation is symmetric about x axis as well as y axis। और एग्जाम्पल तो आप समझते ही हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये किसकी इक्वेशन है, कुछ लोग बोलेंगे पैराबोला, नहीं। कुछ लोग बोलेंगे एलिप्स, नहीं। कुछ लोग बोलेंगे हाइपरबोला, नहीं। आपको मालूम है ये कौन है, कौन है, सर्कल जी। और ये सब क्यों कर रहे हैं, ताकि आपको याद रहे हमें पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला भी आना चाहिए। ये ग्राफ बना लिया, सेंटर है 0,0, रेडियस है r। इसका जो कर्व का ग्राफ है वो सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस भी है और सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक एग्जांपल है। जानते तो होंगे ये कर्व कौन है, कौन है। कुछ लोग बोलेंगे पैराबोला, नहीं। कुछ लोग बोलेंगे सर्कल, नहीं। कुछ लोग बोलेंगे हाइपरबोला, नहीं। तो कौन, वही जो मैंने नहीं बोला, इलिप्स। ओके, अब सवाल है ये आड़ा इलिप्स है कि खड़ा इलिप्स है। अरे वो डिपेंड करता है ए बड़ा है कि बी बड़ा है। मान लो ए बड़ा है, तो अगर ए बड़ा है तो ग्राफ ऐसा बनेगा। मतलब इट इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, यस। क्यों, क्योंकि y के जितने भी टर्म्स हैं उनका पावर इवन है। क्या ये सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है, राइट। क्यों, क्योंकि यहां x के जितने भी टर्म हैं उनका पावर इवन है। मतलब इसका कर्व जो है वो सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस भी है एंड y एक्सिस भी है, राइट। आगे आप समझदार हैं। ये कौन है, कुछ लोग बोलेंगे सर्कल, नहीं। कुछ लोग बोलेंगे पैराबोला, नहीं। कुछ लोग बोलेंगे इलिप्स, नहीं। तो फिर कौन है, अरे वही जो बोला नहीं। तो क्या नहीं बोला, क्या नहीं बोला, तो जो नहीं बोला वो है हाइपरबोला। तो इसका जो ग्राफ है वो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है, यस। सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है, यस। क्यों, क्योंकि इसमें जितने भी x के टर्म्स है सबका पावर इवन है एंड जितने भी y के टर्म्स है सबका पावर इवन है। ओके, तो चैप्टर का नाम चल रहा है एरिया अंडर द कर्व।
अभी तक हमने एक भी एरिया नहीं निकाला, लेकिन हमने ये समझ लिया एरिया निकालने के पहले मुझे जिस भी इक्वेशन का एरिया निकालना है उसका जो कर्व है वो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस कब होगा, उस कर्व का मतलब वो जो कर्व है वो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस कब होगा, और वो जो कर्व है वो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस कब होगा। जी, तो हमने पढ़ लिया सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, हमने पढ़ लिया सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, हमने पढ़ लिया सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। मेरे ख्याल से 3 पॉइंट हो गए, राइट। चौथा, अब टॉपिक का नाम है सिमेट्रिक अबाउट y इक्वल टू एक्स। मतलब आपका जो इक्वेशन होगा उसका जो ग्राफ बनेगा वो सिमेट्रिक होगा अबाउट y इक्वल टू एक्स। तो ऐसा कब होगा? जी, ये लिखा है एक्स क्यूब प्लस 3xy प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 0। ओके, अब इस इक्वेशन में मैं x को y से रिप्लेस करूं और y को x से रिप्लेस करूं तो ये हो जाएगा वाई क्यूब प्लस 3yx प्लस एक्स क्यूब। मतलब जो पहले दिया था वही आ गया। मतलब अगर किसी भी फंक्शन की इक्वेशन में x को y से रिप्लेस किया एंड y को x से रिप्लेस किया तो आंसर वही का वही आ गया, तो हम चिल्ला के बोलेंगे वो जो इक्वेशन है उसका जो कर्व है इट इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन y इक्वल टू एक्स। वैसे कोई हमें बोलेगा नहीं कि इसका ग्राफ बनाओ, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए इसका ग्राफ बना देता हूं और बता देता हूं ये इसका ग्राफ है। और लाइन कहां है y इक्वल टू एक्स? ये है। तो ये जो ब्लू कलर में बना है ये ब्लू कलर के इक्वेशन का ग्राफ है। एंड इट इज सिमेट्रिक अबाउट विच एक्सिस? इट इज सिमेट्रिक अबाउट द एक्सिस और अबाउट द लाइन y इक्वल टू एक्स। और मैं बोलूंगा नहीं इस ग्राफ को क्या कहते हैं? फोलियम डिस्कार्टेस। कोई हमें बोलेगा नहीं, पर हमें मालूम होना चाहिए कि इस कर्व का नाम क्या है। फोलियम डिस्कार्टेस। So this is symmetric about which line? It is symmetric about the line y equal to x. G. Okay. तो हमने पढ़ लिया कि हमारा कर्व सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस कब होगा, हमारा कर्व सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस कब होगा, हमारा कर्व सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस एंड y एक्सिस कब होगा, हमारा कर्व सिमेट्रिक अबाउट द लाइन y इक्वल टू x कब होगा। नेक्स्ट है, मेरे ख्याल से ये 4 पॉइंट हो गए होंगे, तो ये 5वां पॉइंट जो भी है अबाउट x एक्सिस, अबाउट y एक्सिस, अबाउट x एंड y एक्सिस, नेक्स्ट पढ़ा अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। तो 4 पॉइंट हो गए। 5वां, तो 5वां पॉइंट लिखिए सिमेट्री इन अपोजिट क्वाड्रेंट। क्या बोला सर? सिमेट्री इन अपोजिट क्वाड्रेंट। xy इक्वल टू सी स्क्वायर। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? अगर x और y की खास बात क्या होनी चाहिए? दोनों के दोनों सेम साइन के होने चाहिए। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, क्योंकि सी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है। तो ये एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, इस कर्व का जो ग्राफ है इट इज सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट। और अपोजिट कौन कौन से? फर्स्ट एंड थर्ड। क्यों? क्योंकि x और y दोनों सेम साइन के। हैड इट बीन लाइक दिस तो भी इसका जो ग्राफ बनता इट वुड हैव बीन सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट्स। पर इस बार खास बात क्या है? x और y दोनों अपोजिट साइन के रहेंगे। x पॉजिटिव है तो y नेगेटिव रहेगा, और अगर x नेगेटिव है तो y पॉजिटिव रहेगा। ओके, तो अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हमने एरिया अंडर द कर्व पढ़ा ही नहीं, लेकिन हमने पता कर लिया कि मुझे जिस भी फंक्शन का एरिया अंडर द कर्व निकालना है
उसका जो ग्राफ होगा वो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस कब होगा, वो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस कब होगा, वो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कब होगा, वो सिमेट्रिक अबाउट द लाइन वाई इक्वल टू एक्स कब होगा, एंड वो सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट कब होगा, और वो कौन कौन से क्वाड्रेंट्स होंगे। जी, अब बड़े इत्मीनान के साथ मैं आपको अब एरिया अंडर द कर्व पढ़ाऊंगा। और पढ़ाऊंगा क्या, मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, एक एग्जाम्पल बताया और एरिया अंडर द कर्व खत्म हो गया। बस इसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा आगे चलते जाऊंगा और ऑलमोस्ट आज ही आपका एरिया अंडर द कर्व खत्म हो जाएगा। तो बस इंतजार कीजिए, मैं यूं गया और यूं आया और अब आपके सामने फिर पेश होगा। टॉपिक का नाम है एरिया अंडर द कर्व। राइट। ओके, तो अभी हमने इसके जस्ट पहले जो चीज देखी वो थी सिमेट्री, और सिमेट्री काय में देख ली, सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस, मतलब कौन सा कर्व सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस कब होगा, कौन सा कर्व सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस कब होगा, कौन सा कर्व सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कब होगा, कौन सा कर्व सिमेट्रिक अबाउट द लाइन वाई इक्वल टू एक्स फोलियम डिस्कार्टेज वो कब होगा, और कौन सा कर्व सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट कब होगा। ओके, अब हम पहुंचते हैं हमारे एक्चुअल चैप्टर पे जिसका नाम है एरिया अंडर द कर्व। और आप सब ये जानते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब ही एरिया अंडर द कर्व होता है, लेकिन उससे जो एरिया आता है उसको हम एल्जेब्रिक एरिया बोलते हैं, और हमें यहां पर एग्जैक्ट एरिया चाहिए। एग्जैक्ट मतलब मॉड्यूलस वाला। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूं समझाने के लिए, हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले ली। ओके, हमने एक फंक्शन ले लिया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। जरूरी नहीं कि फंक्शन ऐसा ही हो, कैसा भी हो सकता है। ओके, और हमें क्या करना है, ये जो कर्व है ना y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसका एरिया अंडर द कर्व निकालना है अबाउट द वर्टिकल लाइन x इक्वल टू a, x इक्वल टू b। मतलब आपको कौन सा एरिया निकालना है, आपको एरिया निकालना है जो चारों तरफ से घिरा हुआ हो, मतलब चारों तरफ से एनक्लोज्ड हो। ऊपर से फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, लेफ्ट से लाइन x इक्वल टू a। तो वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, असिम्प्टोट, सॉरी असिम्प्टोट नहीं, ऑर्डिनेट। मतलब ये लाइन है ऑर्डिनेट x इक्वल टू a, ये लाइन है ऑर्डिनेट x इक्वल टू b, और नीचे से x एक्सिस y इक्वल टू 0। ओके, तो हमें कौन सा एरिया निकालना है, ये वाला। और हम ये एरिया कैसे निकालेंगे आप समझते हैं, ये हम पहले भी निकाल चुके। अच्छा, वहां पे जिसको अपन एज बोलते थे, यहां पे वो dx है। मतलब हम क्या करेंगे, हम इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। ओके, तो जब हम इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, dx उसकी विड्थ है और जो हाइट होगी वो होगी f ऑफ x, उस वक्त जो भी x होगा। जैसे यहां पर होगा, यहां पर लिखा रहेगा f ऑफ a, और यहां पे लिखा रहेगा, यहां पे जो रहेगा वो रहेगा dx, मतलब h। ओके, एक बार फिर से बताता हूं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हमें निकालना है ये वाला एरिया। तो हम क्या करेंगे, ऐसे बहुत सारे वर्टिकल स्ट्रिप्स बनाएंगे। ओके, और जब हम बहुत सारे वर्टिकल स्ट्रिप्स बनाएंगे, मतलब मैं कह रहा हूं मुझे ये वाला एरिया निकालना है, प्लस ये वाला एरिया, प्लस ये वाला एरिया, सो ऑन एंड सो फॉर। तो ये एरिया अपन कैसे निकालेंगे, ये एरिया हम ऐसे निकालेंगे, एरिया वुड बी, यहां रहेगा dx और यहां रहेगा f ऑफ x। f ऑफ x मतलब y, तो y रहेगी उसकी हाइट और dx रहेगी उसकी विड्थ। और ऐसे कितने वर्टिकल स्ट्रिप्स रहेंगे, बहुत सारे। कहां से कहां तक, a इक्वल टू b तक। और ये जो लिमिट है किसकी है, x की, क्योंकि एलिमेंट dx है। एक बार मैं फिर कह रहा हूं, एक बार अगर आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ गया, मतलब आपको ये चैप्टर ही आ गया। तो हम क्या कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं एरिया अंडर द कर्व। सर हम कौन सा एरिया निकाल रहे हैं, मैं बार बार बता रहा हूं हम कौन सा एरिया निकाल रहे हैं।
हमें निकालना है जो यहां से एनक्लोज्ड हो, यहां से x इक्वल टू ए से एनक्लोज्ड है, यहां पर x इक्वल टू बी पे एनक्लोज्ड है, और ये मेरा कर्व। तो हम यहां पे ऐसे बहुत सारे वर्टिकल स्ट्रिप्स करेंगे। तो हमें पता कैसे चलेगा, यहां दिखाने के लिए मैं बता रहा हूं। अगर ये वाला वर्टिकल स्ट्रिप है तो उसकी विड्थ dx रहेगी, और उसकी जो हाइट रहेगी वो f ऑफ वो वाला x रहेगा जो x यहां पे है, जैसे f ऑफ a प्लस h सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। मतलब अगर यहां dx है तो यहां y आएगा, और लिमिट रहेगी x इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू b। मतलब एलिमेंट अगर dx है तो लिमिट x की रहेगी, और अगर यहां dx है तो यहां y आएगा। क्या ये क्लियर? अब ऑब्वियसली ये आंसर तो पॉजिटिव ही आने वाला है। क्यों? अरे सर ये आंसर पॉजिटिव तो इसलिए आने वाला है क्योंकि ये जो फंक्शन f ऑफ x है ये खुद ही ग्रेटर देन 0 है। मतलब ये जो y है ये ग्रेटर देन 0 है। तो आपका आंसर तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन हम हमेशा लिखेंगे ये जो हमारा आंसर आ रहा है, ये जो एरिया आ रहा है वो ये, मतलब इंटीग्रेट करने के बाद हमें उसका मॉड लेना है। और यहां पर मॉड लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि f ऑफ x ही पॉजिटिव है, तो उसका जो इंटीग्रेशन का आंसर आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। यह है समझने का पहला तरीका। ओके, अब ऐसा भी तो हो सकता है सर, क्या कि जो आपका फंक्शन f ऑफ x है और वो जो आपको एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व निकालना है। सर कैसे? जी ख्याल करिए कैसे हो सकता है। आपका जो फंक्शन है वो ये है, और आपको एरिया क्या निकालना है? आपको निकालना है एरिया एनक्लोज्ड बाय दिस कर्व, एंड ऑफ कोर्स ऑर्डिनेट x इक्वल टू a, ऑर्डिनेट x इक्वल टू b एंड x एक्सिस। मतलब हमें एरिया निकालना है एक्चुअली ये वाला। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये एरिया निकालने के हमेशा दो तरीके हैं, या तो वर्टिकल स्ट्रिप या तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। अभी हम काम कर रहे हैं वर्टिकल स्ट्रिप से। बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा हमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से एरिया कब निकालना है। और समझने के लिए मैंने ये वर्टिकल स्ट्रिप बनाया, और आप समझदार हैं, ये dx है, तो इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया होगा a टू b f ऑफ x dx। और मैंने आपको पहले भी बताया जो f ऑफ x है वो y है, और क्योंकि ये वर्टिकल स्ट्रिप है मतलब इसकी विड्थ dx है, तो ये जो लिमिट्स रहेंगी वो x की रहेंगी। क्या ये सही आंसर है? नहीं, सही आंसर है ये। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन से जो आंसर आएगा वो तो नेगेटिव आएगा, लेकिन एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हमें उसको मॉड बनाना पड़ेगा। क्या ये क्लियर है? जी। बस ये ऑलमोस्ट चैप्टर शुरू होगा और ये ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा। जी ख्याल करिए कैसे। अब आगे ये है, मतलब आपको खुद से समझना पड़ेगा। अब अगर कोई बोले ये मेरा फंक्शन है, ये है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और मुझे निकालना है एरिया एनक्लोज्ड बाय दिस फंक्शन। ऑफ कोर्स ऑर्डिनेट x इक्वल टू a, ऑर्डिनेट x इक्वल टू b एंड x एक्सिस। मतलब आपको एरिया कौन सा निकालना है? ये वाला प्लस ये वाला। और अगर आप मॉड नहीं लगाएंगे तो ये एरिया आएगा a1, ये एरिया आएगा a2। देख के समझ में आ रहा है कि a2 बड़ा है मैग्नीट्यूड में और नेगेटिव है, तो आपका आंसर नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन हम इसका आंसर कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे एरिया इज इक्वल टू, हम सबसे पहले पता करेंगे वो कौन सा x है, ये हमें पता करना पड़ेगा। वो कौन सा x है जहां पे ये जो फंक्शन है ना y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये 0 हो रहा है। मतलब कौन से x पे f ऑफ x 0 हो रहा है, और हमारा एरिया होगा a टू c प्लस c टू b। ऑफकोर्स हम वर्टिकल स्ट्रिप काटेंगे इसलिए dx, वर्टिकल स्ट्रिप काटेंगे इसलिए dx। यहां पर भी लिखना है f ऑफ x, यहां पर भी लिखना है f ऑफ x।
और आप समझते हैं मैं बोलता कुछ और हूं, लिखता कुछ और हूं, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है। क्या ये सही जवाब है? नहीं, ये सही जवाब नहीं है, क्योंकि तो हमें समझ में आ गया ए से सी में तो मॉड लगाने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन यहां तो मुझे मॉड लगाना पड़ेगा। कहने का मतलब इस एरिया का नाम अगर A1 है और इस एरिया का नाम अगर A2 है, तो आपका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो आएगा A1 माइनस A2। सर माइनस A2 क्यों? अरे माइनस A2 इसीलिए क्योंकि आपने यहां मॉड लगाया, A2 खुद ही नेगेटिव है, तो बाहर वो एक नेगेटिव चिपका देगा ताकि आंसर पॉजिटिव हो जाए। मतलब ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मतलब पॉजिटिव, और A1 पॉजिटिव, ये दोनों नंबर जुड़ जाएंगे और वो आपका एरिया आएगा। आई होप ये भी क्लियर है। मतलब एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए बस हमें इतना समझना है, मॉड कब प्लस से खुलेगा, मॉड कब माइनस से खुलेगा, राइट। और कहां प्लस कहां माइनस, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और अभी तक हमने जो क्वेश्चंस या आइडिया देखे वो वर्टिकल स्ट्रिप वाले। अब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कब आएगा, तब हमें क्या करना है, ये वक्त आने पर हमें अपने आप पता चल जाएगा। ओके, तो इसी बात पे एक क्वेश्चन लिखते हैं। तो लिखिए प्लीज क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है